Good morning, students. I am Jaspreet Parasar from Shivaji Vidyapur School, Badana. Today I will teach you first lesson of political science. Lesson is the Constitution why and why how. तो first of all क्वेश्चन बनता है What is Constitution? What is Constitution? Constitution जो है ये इसकी कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से बना है। कॉन्स्टिट्यूट वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से दिया गया है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड कॉन्स्टिट्यूट जिसका मीनिंग होता है गठित होना। अगर हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है गठित होना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स या लॉज कह सकते हैं that allow for minimal coordination amongst members of a society। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वह एक सेट होता है बेसिक रूल्स का जिसके द्वारा हम जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, उनमें समन्वय स्थापित कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक और फंडामेंटल लॉज ऑफ ए स्टेट। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह बेसिक और फंडामेंटल लॉज होते हैं किसी भी स्टेट के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स क्या होती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हम हिंदी में लिखित संविधान भी बोलते हैं। तो इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्म, यदि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है तो दैट इज कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है वो लिखा हुआ होता है, उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हम इसके मीनिंग से ही समझ जाएंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है अलिखित संविधान जिसको लिखा ना गया हो, तो उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन फॉर्म दैट इज कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद होता है रेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम हिंदी में कठोर संविधान भी बोलते हैं। कठोर संविधान मीन्स जिसमें अमेंडमेंट करना इतना आसान ना हो, जिसमें रूल्स को चेंज करना इतना आसान ना हो, उसको हम रेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको डिफाइन करने की तो इसको हम कह सकते हैं कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड तो वो रेज कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि जिसमें संशोधन जो है वो आसानी से ना किया जा सकता हो उसको हम रेज कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल जो होता है ये होता है लचीला। लचीला मीन्स जिसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अमेंड किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड उसको अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, ऐसी क्या जरूरत है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, यानी कि क्या बात है ऐसी जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। जो कोऑर्डिनेशन जो होता है ये होता है समन्वय स्थापित करना और एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाता है, एश्योरेंस बनाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि इंडिया जो है वो फुल ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है।
यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। और अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो स्टेट वाइज भी अलग अलग ही जो कस्टम्स हैं वो लोगों की पाई जाती हैं। तो ऐसे में इतने बड़े देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनमें कोऑर्डिनेशन जो बनाना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो ऐसे कई धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और सबकी जो आइडियोलॉजी है, कस्टम्स है वो अलग अलग होती हैं। और इसी तरह से अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई केरल से है। तो इस तरीके से अलग अलग डाइवर्सिटी जो मिलती है। तो अलग अलग डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर लोगों में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता है। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से जो मतलब सोसाइटी के अपोजिट हो उस काम को मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे ऊपर पाबंदियां लगी होती हैं। और ऐसे ही जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपने स्कूल का ही ले लीजिए। स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पियोन होता है। तो सब के सब की ड्यूटीज जो है वो अलग अलग होती हैं और कोई भी डिसीजन जो है कोई अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। उसे डिसीजन लेते वक्त दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो कहीं दूसरे को कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए जो डिसीजन मेकिंग जो पावर्स है उसको भी स्पेसिफाई किया गया है। और जो स्पेसिफिकेशन की मतलब अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई कोई जैसे स्कूल का ये एग्जांपल लिया हमने, तो स्कूल में अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन टीचर्स या स्टूडेंट नहीं ले सकते। यानी कि जो डिसीजन लेने के लिए स्पेसिफिकेशन दिया है, यानी कि अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग डिसीजन लेने वाले होते हैं, वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह गवर्नमेंट की जो पावर्स है उस पर लिमिटेशन लगाता है। लिमिटेशन लगाने का मतलब ये है कि हम जब सरकार को चुनते हैं, जब हम अपने कैंडिडेट्स को चुन करके जब लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हैं, तो लोकसभा में जब हम अपने कैंडिडेट्स को भेजते हैं तो वही गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट में वो इम्यूनिटी होती है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, यानी कि वो जो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि भाई अपनी मर्जी से वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। उनको डिसीजन लेते वक्त जो पब्लिक है उसके एस्पायरेशंस के बारे में सोचना पड़ता है और उनके बारे में ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं, अगर सपोज करो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर वो अपनी मर्जी से या एक तरह से अगर वो तानाशाह बन जाते हैं, अपनी मर्जी से हर फैसले को लेते हैं और वो ये नहीं देखते कि इससे पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो उससे पब्लिक जो है उसके अपोजिट चली जाएगी और उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदियां लगा सकता है। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उन पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पाबंदियां लगाई हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो एक तरह से रेज वे से नहीं ले सकती। उसके बाद है एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी। एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी
कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसमें सोसाइटी के जो एस्पायरेशंस और गोल्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो एस्पायरेशंस और गोल्स क्या होते हैं? एस्पायरेशंस जो होती हैं वो होती हैं आकांक्षाएं और गोल्स होते हैं लक्ष्य। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो सोचती है कि आज के टाइम में लोगों की ये एस्पायरेशंस हैं तो उन एस्पायरेशंस को ध्यान में रखते हुए वो अपने लॉज जो है रूल जो है वो बनाती है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एस्पायरेशंस के अकॉर्डिंग काम करती हैं। और जैसे गवर्नमेंट जो है वो आज के टाइम पर ये सोचती है कि भाई लोगों को ये फैसिलिटीज देना जरूरी है तो वो उस टाइम पर वो फैसिलिटीज दे सकती है। और आज से मान लीजिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस टाइम पर ही और आज के टाइम पर जो लोगों की एस्पायरेशंस हैं वो बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। पहले जो लोगों की एस्पायरेशंस थी वो आज के टाइम पर नहीं है। तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो एस्पायरेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। और जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, मिड डे मील वगैरह जो हैं ये टाइम के अकॉर्डिंग दी गई फैसिलिटीज होती हैं। उसके बाद है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। अभी फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कोई भी कंट्री जो है वो अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल आइडेंटिटी देते हैं। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आधारभूत पहचान। जैसे हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले इंडियन हैं, यानी कि हम जैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमें हरियाणा की सिटीजनशिप नहीं है। सब ओवरऑल जो हमारी सिटीजनशिप होती है वो इंडियन की होती है, यानी कि हम इंडिया से ही माने जाएंगे। अगर हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो हम वहां पर जाकर के इंडियंस ही अपने आप को बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री है वो हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देती है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गठित किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को बनाई थी और इसमें स्टार्टिंग में 385 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था कि भाई 385 जो मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल होंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स शामिल होंगे ये आएंगे कहां से? तो उसमें भी जो मेंबर्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया था और लगभग 10 लाख जो पॉपुलेशन थी उसके बेस पर एक कैंडिडेट को चुना जाना था। तो इसमें 385 जो कैंडिडेट्स थे उनको चुनना था। तो इसमें सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से या ये स्टेट से जो था कैंडिडेट्स को लिया गया था और स्टेट से जो कैंडिडेट्स लिए गए थे वो 292 लिए गए थे। और अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं तो प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स को चुना गया था। और मेंबर चुनने के लिए ये नहीं था कि भाई सारे के सारे हिंदुओं को चुन लिया गया था, मुस्लिम्स को चुन लिया गया था या सिखों को चुन लिया गया था। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले जो मेंबर्स थे उनको कैटेगराइज किया गया था, कैटेगरी वाइज उनको सिलेक्ट किया गया था। तो जैसे इसमें एक कैटेगरी बनाई गई थी मुस्लिम्स की, एक कैटेगरी बनाई थी सिखों की और एक कैटेगरी बनाई थी जनरल कास्ट से। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और जब 26 नवंबर 1949 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया था तो उस टाइम पर अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं तो उस टाइम पर आर्टिकल जो थे 395 थे,
यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल थे वो 395 थे। और अगर पार्ट्स की बात करते हैं, भाग की बात करते हैं, तो इसमें 22 पार्ट्स थे। अगर शेड्यूल्स की बात करते हैं तो शेड्यूल जो है वो 8 थे, यानी कि 8। और अगर हम आज के हिसाब से देखते हैं तो आज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं वो 448 हैं और पार्ट्स 25 हैं, शेड्यूल जो है वो 12 हैं। बात आती है अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा 2649 को बन करके तैयार हो गया था और अब इसको एक्टिवेट करने की बारी आती है कि एक्टिवेट इसको कब किया गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको एक्टिवेट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 26 जनवरी 1950 को एक्टिवेट किया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और एक्टिवेट किया जाता है 26 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को इसको एक्टिवेट क्यों किया गया था, इसके लिए एक रीजन दिया जाता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो इंडिपेंडेंस डे था वो 26 जनवरी को मनाया था। 26 जनवरी को मनाया था, तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके तैयार कर लिया था तो उसके लिए हमें एक स्पेशल डे की जरूरत थी एक्टिवेट करने के लिए। तो हम इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को मनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो स्पेशल डे चुना गया था वो 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि हमने जो पहला इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया था वो 26 जनवरी को ही मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेज में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हमने मोस्टली लॉज को इंक्लूड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था हमारा उससे पड़ा है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा स्पीकर, रूल्स ऑफ लॉ, रिट, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। हम यहाँ पर जो सोर्सेज का जिक्र किए हुए हैं, सोर्सेज से पता लगा रहे हैं कि कहाँ से क्या लिया है। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेन चीजें ली हैं केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है, लोकसभा स्पीकर को लिया है, रूल्स ऑफ लॉ को लिया है और जो रिट की प्रोसेस होती है वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से क्या लिया है, एक तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमने सुप्रीम कोर्ट की जो रूल है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। और एक जुडिशियरी रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्वलोकन। जो न्यायिक पुनर्वलोकन वाली जो बात है वो हमने जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा जो है ये इसमें हमने पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेगुलेटरी पावर्स जो है ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमारे यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो होती हैं, तो उसमें जो पावरफुल होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये बात हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जैसे बात करते हैं हम रेगुलेटरी पावर्स जो होती हैं
वो होती हैं, जैसे हमारे देश में 3 तरह की लिस्ट बनाई है, कॉन्कॉर्ड लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो कॉन्कॉर्ड लिस्ट जो होती है उस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को लॉज बनाने का राइट प्राप्त है, लेकिन अगर किसी बात पर दोनों उस पर लॉज बनाने में अगर बहस करते हैं या एक दूसरे पर दबाव डालते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी का जो डिसीजन है वो माना जाएगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को रेगुलेटरी पावर्स मिली हुई है, यानी कि जो कॉन्कॉर्ड लिस्ट है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त है। अगर ज्यादा अधिकार की बात करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्राप्त है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उन्हीं को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और राज्यसभा जो है ये भी हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, लिबर्टी और इक्वालिटी। लिबर्टी और इक्वालिटी ये हमने फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कॉन्कॉर्ड लिस्ट। कॉन्कॉर्ड लिस्ट जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कॉर्ड लिस्ट। तो कॉन्कॉर्ड लिस्ट पर वाली बात है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी पावर। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो हमने कहां से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। जैसे जो इमरजेंसी होती है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको भी स्थगित किया जा सकता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें कैन बी इजीली अमेंडमेंट, यानी कि इजीली अमेंडमेंट जिसमें किया जा सकता है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है इससे हमने क्या लिया है, इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती है, क्योंकि जो राइट्स होते हैं उनके साथ ड्यूटीज जो हैं वो भी जुड़ी हुई होती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो हिस्सा है वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इसमें जो मेन पॉइंट्स थे हमारे यही बनते हैं, और हमारा लेक्चर जो है इसमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो यही थी। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।